हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो ब्रह्मास्त्र के 28th पार्ट में अपन जो है आज के क्लास में जो सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र है उसके जो फर्स्ट पार्ट है 1 से लेकर के 20 तक का जो चैप्टर है वो उनके जो MCQ हैं इसको अपन देखेंगे। तो ब्रह्मास्त्र 25th का आपका 2 पार्ट आएगा। पहला पार्ट जो है वो अपन 50 क्वेश्चन देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में भी 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ और सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो ये रहा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? तो अलजी में दोष प्राधान्य होता है। कौन सा दोष प्राधान्य होता है अलजी में? ऑप्शन ए है पित्तज, ऑप्शन बी है कफज, ऑप्शन सी है पित्त कफज और ऑप्शन डी है त्रिदोषज। तो अलजी में कौन सा दोष प्रधान होता है ये आप लोग को बताना है। पित्तज, कफज, पित्त कफज या त्रिदोषज। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो मेनली जो अलजी होता है वो त्रिदोषज होता है। डी आंसर जाएगा फर्स्ट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? कृष्ण तथा शुक्ल मंडल की संधि में होता है। तो कृष्ण तथा शुक्ल मंडल की संधि में क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका पौवर्णी, ऑप्शन बी है पुयालस, ऑप्शन सी है उपनह और ऑप्शन डी है कृमि ग्रंथि। कृष्ण तथा शुक्ल मंडल की संधि में होता है। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो कृष्ण तथा शुक्ल मंडल की जो संधि होता है उसमें क्या होता है? तो पवर्णी होता है। आंसर क्या जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ए आंसर जाएगा। तो सेकंड का आपका ए हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अपने अपने आंसर मैच करते चलो। और मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत कम लोग जो है अपने जो ब्रह्मास्त्र है, जब से संघर्ष स्टार्ट हुआ तब से ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि ब्रह्मास्त्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें तो आप सब्जेक्टिव वाइज कर ही रहे हो क्वेश्चन पेपर्स ऑनलाइन बेस, पर यहाँ पे आप जो कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। तो मैं अगेन बोलूँगा कि जितने लोग भी कर रहे हो उन लोग तो अपना रेगुलर ही रखो जब तक अभी चल रहा है ब्रह्मास्त्र, और साथ ही साथ तो संघर्ष भी आपको देना ही देना है। तो मैं ये बोलूँगा दोनों को इक्वल वेटेज में लेकर के चलो, क्योंकि देखो इसी वजह से मैंने पहले भी बोला कि मॉर्निंग बैच में ही आप लोगों की क्लासेस होंगी, इवनिंग में नहीं होगी करके मैंने पहले से बोल दिया था। तो ये चीज़ इसी वजह से बोला ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। तो इसी वजह से मैंने आपका जो है मॉर्निंग में ब्रह्मास्त्र जो है यहाँ पे आपके सामने रख दिया है, और आपका इवनिंग में संघर्ष जो है आपकी टेस्ट सीरीज़ चलती है। तो दोनों को ज्वाइन करना है आप लोगों को। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आप लोगों को भी पता है। तो जितनी चीज़ें हो रही हैं उतनी चीज़ों को आप कम से कम कवर अप करने की कोशिश करो। और मैं तो जितना भी हो सके पूरा कवर अप, संहिता तो आप पूरा ब्रह्मास्त्र में कवर अप कर ही लियो हो, ये तो आपको पता ही है। और संघर्ष में पूरे मॉडर्न क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव वाइज जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप कवर अप कर ही रहे हो, और जिन लोग टेस्ट दिला रहे हो उनको ये बखूबी पता है। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, वो आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। मैं पहले भी बोला था, डे फर्स्ट से बोला था कि किसी के ऊपर कोई भी ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, प्रेशराइज़ नहीं करूँगा कि आप चीज़ों को करो। अगर आप करोगे तो आपका फ़ायदा है, मेरा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं तो बस आपको गाइड बस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन की ओर आते हैं आज के में। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है पुयालस सो उपनः स्त्रावा डैश अलजी कृमि ग्रंथि विज्ञेय रोगा संधिगता नवा। तो बताओ क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए है आपका पवर्णिका, ऑप्शन बी है आपका दीप्ति और ऑप्शन सी है आपका दोनों ए और दो, और ऑप्शन डी है आपका कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? पुयालस सो उपनः स्त्राव पवर्णी अलजी कृमि ग्रंथि विज्ञेय रोगा संधिगता नवा। तो पवर्णी जो है आपके संधिगत रोग में आता है। आंसर क्या जाएगा? तो ए आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और सभी लोग भेजा करो यार, एटलीस्ट सभी लोग अपने अपने मार्क, ब्रह्मास्त्र के बहुत लोग मार्क नहीं भेजते हो, बहुत कम लोग आजकल फिर से भेजना शुरू किए हो। तो एटलीस्ट कोशिश किया करो कि सारे बच्चे भेजा करो। पहले कितने लोग भेजते थे? कम से कम 60-70, जितने लोग थे उतने लोग तो कम से कम अच्छे आधा हाफ बच्चे भेजते ही थे, लेकिन अब तो बहुत कम लोग भेजते हो। तो ये चीज़ गलत बात है। आप लोगों को, मेरे को पता है, मैं टाइमिंग जो रहता है वो 8 to 9 या फिर 8 to 10 के बीच में ही ग्रुप को एबल करूँगा। आप लोग अपना नंबर भेजो उस वजह से, तो आप उतना टाइम एक्टिव रहा करो। बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? चरतो अन्य अनयनम दुष्यति किस नेत्र व्याधि का लक्षण है? किस नेत्र व्याधि का लक्षण है? ऑप्शन ए है आपका पुयालस, ऑप्शन बी है अलजी, ऑप्शन सी है कृमि ग्रंथि और ऑप्शन डी है उत्संगनी। तो बताओ, चरतो अनयनम दुष्यंती किस नेत्र दोष का लक्षण है?
ये किस नेत्र व्याधि का लक्षण है? तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये क्या है? कृमि ग्रंथि का लक्षण है। सी आंसर जाएगा आपका फोर्थ का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? सुश्रुत मतानुसार एवारू बीज प्रतिमा पिंडिका मंद वेदना निम्न में से किस व्याधि का लक्षण है? बताओ, बहुत इजी है। एवारू बीज प्रतिमा पिंडिका मंद वेदना किस व्याधि का लक्षण है? ऑप्शन ए है अंजनामिका, ऑप्शन बी है अर्शोवत्म, ऑप्शन सी है शुष्कार्स और ऑप्शन डी है वत्मर्श। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये मेनली किसका है? तो एवारू बीज प्रतिमा अर्शोवत्म का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका फिफ्थ का? बी आंसर जाएगा। नाउ 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 6 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया इसमें? यश धौतानी धौतानी संबंधते पुनः पुनः किस व्याधि का लक्षण है? बताओ। ऑप्शन ए है आपका अक्लिन्नवत्म, ऑप्शन बी है आपका क्लिन्नवत्म, ऑप्शन सी है आपका लगन और ऑप्शन डी है सुक्तिका। किसका लक्षण है? क्वेश्चन अच्छे समझो। यस्य धौतानी धौतानी संभयते पुनः पुनः। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये मेनली अक्लिन्नवत्म का लक्षण है। इसमें ये मेनली लक्षण दिखाई देते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? 6 का ए आंसर जाएगा। नाउ 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? वातहरवत्म में लक्षण किस व्याधि से मिलते हैं? तो वातहरवत्म का जो लक्षण है वो किस व्याधि से मिलते हैं? ऑप्शन ए है आपका तो लोगोप्थेल्मस, इसके अलावा आपका ब्रेफ्लोस्पाज्म, डेक्रोसिस्टाइटिस, इपिस्क्लेराइटिस। बताओ वातहरवत्म को किससे को रिलेट किया जाता है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो लेगोप्थेल्मस से मेनली जो है इसका कोरिलेशन किया जाता है। आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा 7 का। नाउ 8th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 8th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 8th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। लगन किस स्थानगत व्याधि है? कौन सी स्थानगत व्याधि है लगन? ऑप्शन ए है संधिगत, ऑप्शन बी है वत्मगत, ऑप्शन सी है कृष्णगत और ऑप्शन डी है शुक्लगत। तो लगन किस स्थानगत व्याधि है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो लगन जो है वो वत्मगत व्याधि है। आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा आपका। 8th का बी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर के क्वेश्चन की ओर मैं आता हूँ। तो 9th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछा गया इसमें? छिन्न अच्छिन्न विविधन्ते वत्मस्थ किसका लक्षण है? क्वेश्चन अच्छे समझ लो। तो छिन्न विच्छिन्न विवृधन्ते वत्मस्थ किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है बीशवत्म, ऑप्शन सी है वातहरवत्म, ऑप्शन बी है वातहरवत्म, ऑप्शन सी है क्लीनवत्म और ऑप्शन डी है शोणितवत्म। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये मेनली आपका छिन्न छिन्न विवृद्धन्ते वत्मस्थ मेनली किसका है लक्षण है? तो ये आपका जो है शोणितवत्म का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? 9th का डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 10th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछा गया इसमें? तो सुश्रुत मतानुसार अर्जुन नामक नेत्र रोग किस भाग से संबंधित है? तो सुश्रुत मतानुसार अर्जुन नामक नेत्र रोग किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए है शुक्लगत, ऑप्शन बी है वत्मगत, ऑप्शन सी है कृष्णगत और ऑप्शन डी है संधिगत। बहुत ईजी है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो अर्जुन जो नेत्र नामक जो व्याधि है वो किस में होता है? शुक्लगत है, शुक्लगत व्याधि के अंतर्गत आता है आपका। आंसर क्या जाएगा आपका? 10th का ए आंसर जाएगा। नाउ 11th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 11th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से यकृत प्रकाशम किस अर्म का लक्षण है? तो निम्न में से यकृत प्रकाशम किस अर्म का लक्षण है? ऑप्शन ए है शुक्ल अर्म, ऑप्शन बी है स्नायु अर्म, ऑप्शन सी है अधिमाशज अर्म, ऑप्शन डी है लोहित अर्म। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। यकृत प्रकाशम किसका लक्षण, किस अर्म का लक्षण है? और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो यकृत प्रकाशम जो है वो आपका किस अर्म का लक्षण है? तो अधिमाशज अर्म का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा 11th का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 12th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ और 12th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? स्वायशु
पीशितम निभस्य विदा, यहाँ पे आपका बोला गया है स्वायशु पीशितम निभस्य विदवो किस रोग का लक्षण है। ऑप्शन ए है पिष्टिका, ऑप्शन बी है लगन, ऑप्शन सी है सिरापिंडिका और ऑप्शन डी है सुक्तिका। अच्छे से क्वेश्चन समझो, नाउ बताओ। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो स्याव शु पीशितम निभस्य बिंदवो, ये मेनली क्या है, सुक्तिका का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका, डी आंसर जाएगा इसका। तो 12th का आपका डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 13th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। और 13 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है, कृष्ण मंडल का श्वेत होना किस अक्षी रोग का लक्षण है। तो कृष्ण मंडल का श्वेत होना किस अक्षी रोग का लक्षण है। ऑप्शन ए है सुक्तिका, ऑप्शन बी है अक्षिपाकत्य, ऑप्शन सी है अवरण शुक्ल और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। बताओ, कृष्ण मंडल का श्वेत होना किस अक्षी रोग का लक्षण है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो कृष्ण मंडल का श्वेत होना किसका लक्षण है, तो ये मेनली आपका अक्षिपाकत्य और अवरण शुक्ल दोनों में देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका, डी आंसर जाएगा। तो 13 का आपका डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 13 के बाद में 14th नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। और 14 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया इसमें, तो जो अवरण शुक्र अधिक गहराई में स्थित है, आकार में मोटा है और अधिक दिनों से उत्पन्न हुआ हो तो उसकी साध्यता क्या होगी। तो जो अवरण शुक्ल अधिक गहराई में स्थित है, आकार में मोटा है और अधिक दिनों से उत्पन्न हुए हैं तो उसकी साध्यता क्या होगी। ऑप्शन ए है साध्य होगा, ऑप्शन बी है कृच्छ साध्य होगा, ऑप्शन सी है याप्य होगा और ऑप्शन डी है असाध्य होगा। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो जो अवरण शुक्ल अधिक गहराई में स्थित है, आकार में मोटा है और अधिक दिनों से उत्पन्न हुआ है तो उसकी साध्यता में क्या होगा वो, तो वो कृच्छ साध्य की श्रेणी में आएगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका 14th का बी आंसर जाएगा। मैच करते चल रहे हो ना आप लोग, मैच करते चलो और चैट बॉक्स में भी आंसर देते जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपका 15th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा, सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा रक्तज अधिमंत का एक लक्षण है। तो सुश्रुत मतानुसार निम्न में से कौन सा रक्तज अधिमंत का एक लक्षण है। ऑप्शन ए है आपका सीसरा, यहाँ पे आपका बोला गया सीसरा श्रुता, ऑप्शन बी है आपका ताम्यति, ऑप्शन सी है आपका पाशुपूर्ण, तो पाशुपूर्ण अभिविलंब, इसके अलावा ऑप्शन डी है आपका यकृत पिंडपोम। बताओ सुश्रुत अनुसार कौन सा रक्तज अधिमंत का लक्षण है। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो ये जो है ताम्यति जो होता है वो मेनली आपका क्या है, रक्तज अधिमंत के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो आपका क्या आंसर जाएगा 15th का बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 14th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा, क्या पूछा गया है इसमें, तो इसमें पूछा गया है सिरोत्पात के संदर्भ में असत्य है, कौन सा कथन असत्य है सिरोत्पात के संदर्भ में। ऑप्शन ए है अवेदना, ऑप्शन बी है संवेदना, ऑप्शन सी है ताम्रराजी उत्पत्ति और ऑप्शन डी है साध्य भेद्य। बताओ सिरोत्पात के संदर्भ में असत्य है। तो फाइनल आंसर है, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो साध्य भेद डी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं 16th के बाद में 17th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 17th नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पक्व उदुम्बर सन्निभा किस अक्षी रोग का लक्षण है। तो पक्व उदुम्बर सन्निभा किस अक्षी रोग का लक्षण है। ऑप्शन ए है आपका हतादिमंत, ऑप्शन बी है आपका अन्यतोवात, ऑप्शन सी है आपका अम्ल्याधुषी और ऑप्शन डी है आपका ससोप अक्षिपाक। बताओ पक्व उदुम्बर सन्निभा, बहुत इजी है ये। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो पक्व उदुम्बर सन्निभा ससोप अक्षिपाक का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका डी आंसर जाएगा 17th का। नाउ 18th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 18th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है, विषंद रोग के बढ़ने पर कौन सा नेत्र रोग हो जाता है। तो विषंद रोग के बढ़ने पर कौन सा नेत्र रोग हो जाता है। ऑप्शन ए है वातहर्वत्म, ऑप्शन बी है गंभीरिका, ऑप्शन सी है आपका अधिमंत और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अगेन विषंद रोग के बढ़ने पर कौन सा रोग होता है,
फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो अभिष्यंद रोग के बढ़ने पर क्या है, कौन सा नेत्र रोग होता है, तो अधिमंत की उत्पत्ति होती है। तो 18th का आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी जाएगा। नाउ 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है इसमें, तो ताम्र वर्ण नेत्र स्त्राव किस व्याधि में पाया जाता है। तो ताम्र वर्ण नेत्र स्त्राव किस व्याधि में पाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका वातज अभिषंद, ऑप्शन बी है आपका पित्तज अभिषंद, ऑप्शन सी है कफज अभिषंद और ऑप्शन डी है रक्तज अभिषंद। 19th का आंसर देना है आप लोगों को। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो ताम्र वर्ण नेत्र स्त्राव किस व्याधि में पाया जाता है, तो ये जो है रक्तज अभिषंद में पाया जाता है। डी आंसर जाएगा 19th का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 20th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ और 20th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है 20th नंबर के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बोला गया है वैदूर्य वर्ण विमला च दृष्टि किस दृष्टिगत रोग का लक्षण है। तो वैदूर्य वर्ण विमला च दृष्टि किस दृष्टिगत रोग का लक्षण है। ऑप्शन ए है आपका सनिमित्त लिंगनाश, ऑप्शन बी है आपका अनिमित्त लिंगनाश, ऑप्शन सी है आपका द्वितीय पटल तिमिर और ऑप्शन डी है आपका तृतीय पटल तिमिर। तो वैदूर्य वर्ण विमल च दृष्टि किस दृष्टिगत रोग का लक्षण है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो वैदूर्य वर्ण विमल च दृष्टि अनिमित्त लिंगनाश का लक्षण है। बी आंसर जाएगा आपका 20th का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 20th के बाद में 21 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ये रहा। क्या बोला गया है, तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका पूछा गया है सुश्रुत मत अनुसार आकाश में तारों को हीन अधिक या विकृत रूप में देखना किसका लक्षण है। तो सुश्रुत मत अनुसार आकाश में तारों को हीन अधिक या विकृत रूप में देखना किसका लक्षण है। ऑप्शन ए है वातज तिमिर, ऑप्शन बी है पित्तज तिमिर, ऑप्शन सी है कफज तिमिर और ऑप्शन डी है सन्निपातज तिमिर। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो सुश्रुत मतानुसार आकाश में तारों को हीन अधिक या विकृत रूप में देखना सन्निपातिज तिमिर का लक्षण है। डी आंसर जाएगा आपका 21 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है ऊर्ध्व पश्यति नाधस्थ डैश पटल गते। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ। क्वेश्चन अच्छे से समझो। ऊर्ध्व पश्यति नाधस्थ डैश पटल गते। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, तो तृतीय पटल गते। अभी इसको अपन लोगों ने और देखा था। तो 22 का आपका सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद में 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 23 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है दूर की वस्तु पास और पास की वस्तु दूर दिखाई देना किस पटलगत तिमिर का लक्षण है। तो दूर की वस्तु पास और पास की वस्तु दूर दिखाई देना किस पटलगत तिमिर का लक्षण है। ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है कोई नहीं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। 23 का, तो दूर की वस्तुएं पास और पास की वस्तुएं दूर दिखाई देना किस पटलगत तिमिर का लक्षण है। तो ये मिल लिया आपका द्वितीय पटलगत तिमिर का लक्षण है। बी आंसर जाएगा इसका। तो दूर की वस्तुएं पास और पास की वस्तुएं दूर दिखाई देना किस पटलगत तिमिर का लक्षण है। तो ये आपका द्वितीय पटलगत तिमिर का लक्षण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वैदूर्य वर्ण विमल च दृष्टि किस नेत्र रोग का लक्षण है। तो वैदूर्य वर्ण विमल च दृष्टि किस नेत्र रोग का लक्षण है। ऑप्शन ए है अजकाजात, ऑप्शन बी है धूमदर्शी, ऑप्शन सी है अनिमित्त लिंगनाश, ऑप्शन डी है आपका गंभीरिका। तो वैदूर्य वर्ण विमल च दृष्टि किस नेत्र रोग का लक्षण है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। वैदूर्य वर्ण विमल च दृष्टि किस नेत्र रोग का लक्षण है। तो ये मिल लिया अनिमित्त लिंगनाश का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा अनिमित्त लिंगनाश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूं और वो क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है तो यहाँ पर बोला गया है दिवशेषु कृच्छात
ऋष्वानि रूपाणि च येन पश्यते किसके लिए कहा गया है? क्वेश्चन अच्छे समझो पहले तो। नौ 4 ऑप्शन है आपका। हास्वजाड्य, ऑप्शन बी है आपका नकुल धान्य, ऑप्शन सी है दोष धान्य, और ऑप्शन डी है उपरोक्त तो कोई नहीं। तो हास्वजाड्यता, नकुलांध्य, इसके अलावा दोषांध्य, और आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा बताओ? फाइनल आंसर बता रहा हूं, तो ये आपका हास्वजाड्यता के लिए बोला गया है। क्या आंसर जाएगा 25 का? ये आंसर जाएगा। 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, अशस्त्रकृत व शस्त्रकृत नेत्र रोगों की संख्या मानी गई है, कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए है आपका 12 व 35, ऑप्शन सी बी है आपका 12 और 40, ऑप्शन सी है आपका 12 व 7, और ऑप्शन डी है आपका 15 व 18। तो अशस्त्रकृत व शस्त्रकृत नेत्र रोगों की संख्या मानी गई है। बताओ 26 का आंसर बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो अशस्त्रकृत कितने हैं? 12 हैं, और आपका शस्त्रकृत कितने हैं? आपके 40 हैं। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? बी हो जाएगा यहाँ पे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं 26 के बाद में 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है? वेधन साध्य नेत्र रोग है, तो वेधन साध्य नेत्र रोग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है सिरोत्पात, ऑप्शन बी है सीराजल, ऑप्शन सी है सीरापिंडिक, और ऑप्शन डी है सभी पर्याय, मतलब सभी जो पर्याय योग्य है। बताओ। नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, तो वेधन साध्य जो व्याधि है वो सिरोत्पात है। 27 का आपका ये आंसर जाएगा। 28 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन ये रहा, तो क्या बोला गया? हतादिमंत की साध्य साध्यता है। बताओ, साध्य है कि आप्य है कि असाध्य है कि शस्त्र साध्य है? हतादिमंत बहुत ईजी है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो हतादिमंत को असाध्य बोला है, सॉरी आचार्य सुश्रुत ने। तो हतादिमंत क्या है? असाध्य है। नाउ 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन ये रहा, किस रोग का अन्य नाम? तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि इस रोग का अन्य नाम हुत भुज ध्वज दर्शी भी है। बताओ, किस रोग का अन्य नाम हुत हुत भग ध्वज दर्शी भी है? आपका ऑप्शन ए है अम्लादूषी, ऑप्शन बी है पित्त विदग्ध दृष्टि, ऑप्शन सी है श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, ऑप्शन डी है धूमदर्शी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो ये धूमदर्शी के लिए बोला गया है। 29 का आपका डी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, याप्य व असाध्य नेत्र रोग की संख्या मानी गई है क्रमशः। ऑप्शन ए है 7 व 17, ऑप्शन बी है 15 व 7, ऑप्शन सी है 7 व 12, और ऑप्शन डी है 12 व 7। तो याप्य व असाध्य नेत्र रोगों की संख्या मानी गई है क्रमशः। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो याप्य जो व्याधि है वो 7 है, और असाध्य नेत्र रोग की जो संख्या है वो 17 है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? 30 का ए आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 31 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 31 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, पोतकी की चिकित्सा है, क्या करते हैं पोतकी में? ऑप्शन ए है छेदन कर्म, ऑप्शन बी है भेदन कर्म, ऑप्शन सी है वेदन कर्म, ऑप्शन डी है लेखन कर्म। बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो पोतकी में क्या करते हैं? लेखन कर्म किया जाता है। डी आंसर जाएगा 31 का। नाउ 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 32 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है? वात अभिषंद चिकित्सा में किस प्रकार के मांस का सेवन करना चाहिए? तो वात अभिषंद की चिकित्सा में किस प्रकार के मांस का सेवन करना चाहिए? ऑप्शन ए है जांगल, ऑप्शन बी है अनूप, ऑप्शन सी है साधारण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वात अभिषंद की चिकित्सा में किस प्रकार के मांस का सेवन करना चाहिए? जांगल, अनूप, साधारण, इनमें से कोई नहीं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो वात अभिषंद की जो चिकित्सा होती है उसमें मेनली अनूप मांस का जो है सेवन कराया जाता है। बी आंसर जाएगा आपका 32 का।
नाउ 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 33 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पे बोला गया है सर्पियूतम स्तन्य घृष्ट अंजनम व महाऔषधम किस व्याधि की चिकित्सा के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन ए है वात पर्याय, ऑप्शन बी है आपका अन्योन्वात, ऑप्शन सी है शुष्क अक्षिपाक, ऑप्शन डी है अभिषंद। बताओ, वात अभिषंद, शुष्क अक्षिपाक, अन्योन्वात, वात पर्याय। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो और फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो यहाँ पे सर्पियुस्त स्तन्य घृष्ट अंजनम व महाऔषधम मेनली शुष्क अक्षिपाक के लिए बोला गया है। क्या आंसर जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा 33 का। नाउ 34 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वादभिषंद चिकित्सा में उपनाहार्थ किसका प्रयोग करना चाहिए। तो वादभिषंद की चिकित्सा में उपनाहार्थ किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है क्षीर, ऑप्शन बी है वेशवार, ऑप्शन सी है सालवण, ऑप्शन डी है सभी। तो वादभिषंद चिकित्सा में उपनाहार्थ किसका प्रयोग करना चाहिए। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो वादभिषंद की चिकित्सा में क्षीर, वेशवार और सालवण सभी का प्रयोग करना चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा 34 का? डी आंसर जाएगा। नाउ 35 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 35 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अणु तैल द्वारा नस्य का प्रयोग किस नेत्र में किया जाता है, किस नेत्र रोग में किया जाता है। तो अणु तैल द्वारा नस्य का प्रयोग किस नेत्र रोग में किया जाता है। ऑप्शन ए है अन्योन्वात, ऑप्शन बी है आपका वात पर्याय, ऑप्शन सी है शुष्क अक्षिपाक और ऑप्शन डी है अम्लदूषित। तो अणु तैल का तैल द्वारा नस्य का प्रयोग किस नेत्र रोग में करते हैं। बताओ, 4 ऑप्शन है। ना फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अणु तैल द्वारा नस्य का प्रयोग शुष्क अक्षिपाक में किया जाता है। सी आंसर जाएगा आपका 35 का, सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 35 के बाद है 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है, नेत्रशूल समनार्थ किस द्रव्य से सिद्ध क्षीर से अशोधन करना चाहिए। तो नेत्रशूल के समन के लिए किस द्रव्य से सिद्ध क्षीर से, मतलब नेत्र दोष के शमन के लिए कौन से द्रव्य से सिद्ध क्षीर से अशोधन करना है। ऑप्शन ए है हृदयबेर, ऑप्शन बी है तगर, ऑप्शन सी है मंजिष्ठा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताओ जल्दी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो नेत्रशूल के समानार्थ मेनली हृदयबेर, तगर, मंजिष्ठा सभी से सिद्ध जो क्षीर है उससे अशोधन कर सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? सभी जाएगा, डी आंसर जाएगा 36 का। नाउ 37 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है, अन्यतोवात में घृतपान कब कराना चाहिए। तो अन्यतोवात में घृतपान कब कराते हैं। ऑप्शन ए है भोजन के पूर्व, ऑप्शन बी है भोजन के बाद, ऑप्शन सी है भोजन के मध्य और ऑप्शन डी है घृतपान नहीं कराना चाहिए। बताओ 37 का। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो जो है अन्यतोवात में घृतपान कब नहीं कराना चाहिए। तो भोजन के पूर्व नहीं कराना चाहिए। ये आंसर जाएगा आपका 37 का। कब कराना चाहिए। तो भोजन के पूर्व कराना चाहिए। तो अन्यतोवात में मिली घृतपान भोजन के पूर्व कराना चाहिए। तो आपका 37 का ये आंसर जाएगा। नाउ 38 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पित्त विसर्प के समान चिकित्सा किस व्याधि में करनी चाहिए। तो पित्त विसर्प के समान चिकित्सा किस व्याधि में करना चाहिए। ऑप्शन है पित्त विषंद, ऑप्शन बी है पित्त आदिमंत, ऑप्शन सी है धूमदर्शी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पित्त विसर्प के समान चिकित्सा किस व्याधि में करनी चाहिए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो पित्त विसर्प के समान जो चिकित्सा है पित्त अभिषंद, पित्ताधिमंत और धूमदर्शी तीनों में करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आपका डी आंसर जाएगा यहाँ पे 38 का, डी। नाउ 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 39 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है इसमें। तो यहाँ पे आपका बोला गया है गुद्रादि घृत का पित्त अभिषंद में किस तरह प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है तर्पण के लिए, ऑप्शन बी है नश्य के लिए, ऑप्शन सी है परिषेक के लिए और ऑप्शन डी है सभी पर्याय योग हैं, योग्य हैं, सभी में यूज़ कर सकते। बताओ। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो जो मेनली जो है सभी के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है, नश्य, परिषेक और तर्पण के लिए। तो 39 का डी आंसर जाएगा। नाउ 40 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 40 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। सुक्तिका में विरेचन के पश्चात क्या करना चाहिए। तो सुक्तिका में विरेचन के पश्चात क्या कराना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बोला गया है ऑप्शन ए है अश्योतन, ऑप्शन बी है अंजन, ऑप्शन सी है तर्पण, ऑप्शन डी है शेक। तो सुक्तिका में अश्योतन के पश्चात क्या कराना चाहिए।
फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो सुक्तिका में विरेचन के पश्चात अंजन कराना चाहिए। क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। 40 का आपका बी हो गया। नाउ 41 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा, पित्त अभिषंद में अश्योतनार्थ किसका प्रयोग करना चाहिए? तो पित्त अभिषंद में अश्योतनार्थ किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है यष्टि मधु, ऑप्शन बी है लोद्र, ऑप्शन सी है द्राक्ष और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो मेनली किसका प्रयोग करते हैं पित्त अभिषंद में? अश्योतन के लिए। तो पित्त अभिषंद जो होता है उसमें अश्योतन के लिए अपन क्या है, यष्टि मधु लोध्र द्राक्षा सभी का प्रयोग करते हैं। तो डी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 42 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला गया है? धूमदर्शी में किस स्नेह का प्रयोग करना चाहिए? तो धूमदर्शी में किस स्नेह का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका तैल, ऑप्शन बी है घृत, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है मज्जा। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो धूमदर्शी में किस स्नेह का प्रयोग करना चाहिए? तो घृत का प्रयोग करना चाहिए। बी आंसर जाएगा 42 का। 43 के बारे में बात करते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? तो अम्ला दूषित रोग में निषिद्ध उपक्रम है, कौन सा जो है उपक्रम नहीं करना चाहिए? बताओ। ऑप्शन ए है लेप, ऑप्शन बी है सेक, ऑप्शन सी है नस्य और ऑप्शन डी है शिरोमोक्षण। 43 का आंसर बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो अम्ला दूषित में मिली किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो शिरोमोक्षण जो है उस क्रम का उपयोग जो है निषेध बताया गया है। 43 का आपका डी आंसर जाएगा। 44 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो ये रहा। तो यहाँ पे बोला गया है वत्यांजन का प्रयोग किस नेत्रोग में निर्दिष्ट है? ऑप्शन ए है वातज नेत्रोग, ऑप्शन बी है पित्तज नेत्रोग, ऑप्शन सी है कफज नेत्रोग, ऑप्शन डी है रक्तज नेत्रोग। बताओ जल्दी। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये मेनली आपका क्या वत्यांजन का मेनली प्रयोग जो है कफज नेत्रोग में बताया गया है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा 44 का। नाउ 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? क्षारंजन का प्रयोग किस नेत्र रोग में निर्दिष्ट है? ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है पिष्टिका, ऑप्शन सी है बालस ग्रंथि और ऑप्शन डी है सुप्तिका। तो क्षारंजन का प्रयोग किस नेत्र रोग में किया जाता है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो क्षारंजन का प्रयोग बालस ग्रंथि में किया जाता है। सी आंसर जाएगा आपको 45 का। 46 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। तो 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा, कवल ग्रह किस अभिषंद में करने का निर्देश मिलता है? तो कवल ग्रह किस अभिषंद में करने का निर्देश मिलता है? ऑप्शन ए है वात अभिषंद, ऑप्शन बी है पित्त अभिषंद और ऑप्शन सी है कविषंद, ऑप्शन डी है आपका रक्त अभिषंद। बताओ कवल ग्रह किस अभिषंद में करने का निर्देश मिलता है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो कवि अभिषंद में जो है कवल ग्रह करने का जो है निर्देश मिलता है। ऑप्शन क्या जाए, आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा 46 का। नाउ 47 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 47 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्षारंजन क्षारंजन के लिए कौन सा शलाका का प्रयोग उल्लेख है? बताओ कौन सा शलाका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है ताम्र शलाका, ऑप्शन बी है लौह शलाका, ऑप्शन सी है स्वर्ण शलाका और ऑप्शन डी है रजत शलाका। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो क्षारंजन के लिए कौन सा शलाका का प्रयोग करते हैं? तो अपन लोग लौह शलाका का प्रयोग करते हैं। बी आंसर जाएगा यहाँ पे 47 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ और 48 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, रक्तज अभिषंद में अशोधन के लिए लाभदायक जल कौन सा है? तो रक्तज अभिषंद में अशोधन के लिए लाभदायक जल कौन सा है? ऑप्शन ए है साधारण जल, ऑप्शन बी है नवोदय जल, ऑप्शन सी है समुद्र का जल और ऑप्शन डी है आपका अंतरिक्ष का जल। 48 का आंसर बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो रक्तज अभिषंद में अश्वोतन के लिए लाभदायक जो जल है वो अंतरिक्ष का जल है। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा 48 का। नाउ 49 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 49 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया इसमें? तो शर्पी, सैंधव, ताम्रा
सर्पी सेंधव ताम्राणी। तो योश स्तन यूतानी किस नेत्र रोग की चिकित्सा है, बताओ। ऑप्शन ए है शुष्कक्षिपाक, ऑप्शन बी है ससोपाक, ऑप्शन सी है असोपाक और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। जल्दी बताओ 49 का। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो सर्पी सेंधव ताम्राणी ये मेनली किस में आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको यह जो चिकित्सा है वो आपको किस में देखने को मिलता है, तो ससोप और असोप अक्षिपाक जो है उसमें आपको देखने को मिलता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का लास्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन आते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आपका। यहाँ पे आपका बोला गया है द्विगते गतते शशूले व डैश तर्पणम हितम सवर्ण शुक्र रोग के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करो, बताओ। ऑप्शन है वातग्नम, ऑप्शन बी है पित्तग्नम, ऑप्शन सी है कफग्नम और ऑप्शन डी है त्रिदोषग्नम। तो शूल की उत्पत्ति किसके वजह से होती है, और जिसको तर्पण के द्वारा अपन लोग क्या है ठीक करेंगे, बताओ। आंसर ए आएगा यहाँ पे, तो सॉरी वातग्न, ठीक है, वातग्न होता है तर्पण। तो यहाँ पे आपका आंसर 50 का आपका आंसर हो गया ए। तो यहाँ पे आपका जो है पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया। पार्ट जो सेकंड रहेगा उसमें अपन जो है 51 से लेकर के जो आपका 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग प्रॉपर अपने अपने जो मार्क है वो भेजा करो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, बहुत कम लोग भेज रहे हो और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, तो कोशिश करो जिन लोग ज्वाइन किए हो, जिन लोग अटैम्प्ट किए हो, उन लोग एटलीस्ट भेजा करो। ऐसा तो नहीं है कि आपको एक दूसरे को कोई जानता है, तो भेजा करो ताकि पता चले कि कौन कितने पानी में, अच्छा हो बुरा हो जितना भी नंबर हो भेजा करो, ठीक है। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।